नमस्कार साथियों, सीसीआई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम भारत के भूगोल का जिक्र कर रहे हैं। उसमें आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय अफवाह तंत्र। भारतीय अफवाह तंत्र। ध्यान दीजिएगा, भारतीय अफवाह तंत्र में भारत की प्रमुख जो अपने नदियां, उनकी सहायक नदियां का जो उद्गम कहां से होता है और ये नदियां अपना जल विसर्जन कहां करती है। इनके साथ साथ में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख जो शहर कौन कौन से हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे। इनके अलावा इन नदियों पर कौन कौन सी परियोजनाएं जो चल रही है उनका भी हम क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अफवाह। जब जल एक निश्चित धारा में प्रवाहित होता है तो उसे क्या कहते हैं, अफवाह कहते हैं। यानी जब जल एक निश्चित धारा में प्रवाहित होता है तो उसे क्या कहते हैं, अफवाह कहते हैं। और जब ये छोटी छोटी जो वितरिकाएं आकर एक अफवाह तंत्र का क्या कर देती है, निर्माण करती है, तो इन वाहिकाओं के जाल को ही क्या कहते हैं, अफवाह तंत्र कहते हैं। जब जल एक निश्चित धारा में प्रवाहित होता है तो उसे क्या कहते हैं, अफवाह कहते हैं। और इन वाहिकाओं के जाल को ही क्या कहते हैं, अफवाह तंत्र कहा जाता है। ध्यान रहे, एक नदी द्रोणी और एक जल संभर। ध्यान दीजिएगा, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं, नदी द्रोणी कहते हैं। जबकि छोटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं, जल संभर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी नदियों के जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं उन्हें नदी द्रोणी कहते हैं, जबकि छोटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जल संभर कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। कौन सी नदी है, नील नदी है, जो अपने अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। ध्यान रहे, नील की कटोरियां विक्टोरिया यानी नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और अपना जल विसर्जन कहां करती है, भूमध्य सागर में अपना जल विसर्जन करती है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान रहे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील। उसके बाद में अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन। ध्यान रहे, अमेजन नदी यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। तो ध्यान रहे, विश्व की अगर लंबाई के मामले में पूछा जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील। जबकि अफवाह क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो वह नदी अपने कौन सी है, अमेजन नदी। कौन सी नदी है, अमेजन। यानी अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। अब ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। हमारी पवित्र नदी भी कौन सी है, गंगा नदी है। ध्यान रहे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है,
गंगा नदी है। इसका हम विस्तार पूर्वक जिक्र करेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम भारतीय अपातंत्र की बात करें तो नदी उद्गम के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र, भारतीय अपवाह तंत्र की बात करें तो नदी उद्गम के आधार पर, नदी उद्गम के आधार पर, नदी उद्गम के आधार पर देखा जाए तो भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालय अपवाह तंत्र, हिमालय अपवाह तंत्र यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां, और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र यानी प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियां। हिमालय अपवाह तंत्र की हम बात करें तो सबसे 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। सिंधु, और उसके बाद में गंगा, और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र। हिमालय अपवाह तंत्र की 3 ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जिसका उद्गम अपने कहां से होता है? हिमालय से होता है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की बात करें तो बहुत सारी जो नदियां हैं जैसे गोदावरी, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी या दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। उसके बाद में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, उसके बाद में नर्मदा, ताप्ती। बहुत सारी नदियां हैं जिनका उद्गम अपने कहां से होता है? प्रायद्वीप पठार से होता है। तो ध्यान रहे, भारतीय अपवाह तंत्र की बात करें, नदी उद्गम के आधार पर, नदी उद्गम के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक हिमालय अपवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र में यानी वे नदियां जिनका उद्गम हिमालय से होता है वह हिमालय अपवाह तंत्र कहलाता है। जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों का उद्गम कहां से होता है? हिमालय से होता है। प्रायद्वीप अपवाह तंत्र में वे नदियां जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय पठार से होता है, जिसमें अपने गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, ये अपने प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट भारतीय अपवाह तंत्र की बात करें। भारतीय अपवाह तंत्र, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जल विसर्जन के आधार पर, जल विसर्जन के आधार पर, जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, एक अरब सागर, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी, वैसे मुख्यतः 2 ही है, लेकिन तीसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र या अंतः अपवाह तंत्र या आंतरिक अपवाह तंत्र। अब ध्यान दीजिएगा, भारतीय अपवाह तंत्र में नदी जल विसर्जन के आधार पे, यानी नदियां जैसे हिमालय से निकली है वो अपना जल विसर्जन कहां करती है? अरब सागर में करती है, या बंगाल की खाड़ी में करती है, या कहीं पर मरुस्थल में आकर विलीन हो जाती है। तो इसके आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। एक अरब सागर का अपवाह तंत्र, दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, तीसरा है अंतः अपवाह तंत्र या आंतरिक अपवाह तंत्र। ध्यान दीजिएगा, अरब सागरीय अपवाह तंत्र की बात करें, वे नदियां जो अपना जल विसर्जन कहां करती है? अरब सागर में करती है, चाहे प्रायद्वीप पठार से निकले, चाहे अपने हिमालय से निकले, चाहे हिमालय या प्रायद्वीप पठार से निकले, लेकिन अपना जल विसर्जन कहां करती है?
अरब सागर में करती है तो उसे अरब सागरीय अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे हिमालय की महत्वपूर्ण नदी है अपने सिंधु नदी, सिंधु व उसकी सहायक नदियां अपना जल विसर्जन कहां करती है? अरब सागर में करती है। इनके अलावा हम बात करें तो नर्मदा और दूसरी नदी है ताप्ती। ध्यान दीजिएगा, दो महत्वपूर्ण नदियां हैं प्रायद्वीप पठार की जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इनके अलावा साबरमती, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही नदी जो अपने कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इनके अलावा पश्चिमी बनास, ये जो नदियां हैं जो अपना जल विसर्जन कहां करती है? अरब सागर में, पश्चिमी बनास। तो सिंधु व उसकी सहायक नदियां नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, पश्चिमी बनास, बहुत सारी नदियां हैं जो अपना जल विसर्जन कहां करती है? अरब सागर में करती है। अब बंगाल की खाड़ी में वे नदियां जो अपना जल विसर्जन कहां करती है? बंगाल की खाड़ी में करती है। जैसे गंगा नदी, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र जो अपना जल विसर्जन कहां करती है? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, स्वर्णरेखा नदी और इनकी जो सहायक नदियां हैं वे अपना जल विसर्जन कहां करती है? बंगाल की खाड़ी में करती है। आंतरिक अंतः प्रवाह की अगर हम बात करें तो अपने घाघरा नदी, घग्गर नदी, कौन सी नदी? घग्गर, कांतली, काकने हैं, बहुत सारी जो नदियां हैं जो अपना जल विसर्जन जो मरुस्थल के अंदर ही ये समाहित हो जाती है, न बंगाल की खाड़ी में जल ले पाती है न अरब सागर में अपना जल ले पाती है, जबकि ये कुछ दूरी पर बहकर मरुस्थल के अंदर समाहित हो जाती है। तो उसे अंतः अपवाह तंत्र या आंतरिक अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे घग्गर, कांतली, काकने नदियां जो ये आंतरिक अपवाह तंत्र के क्या है? उदाहरण है। अब ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले जिक्र करेंगे हिमालय अपवाह तंत्र की। किनका जिक्र करेंगे? हिमालय अपवाह तंत्र का हम आज जिक्र करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हिमालय अपवाह तंत्र, हिमालय अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं उनका हम जिक्र करेंगे। हिमालय अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक सिंधु नदी, उसके बाद में गंगा और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र। यानी ये नदियां और इनकी सहायक नदियों का जो उद्गम लगभग अपने कहां से होता है? हिमालय से ही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इनमें अगर बात करें तो सबसे जो लंबी नदी है वह अपने कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। यानी हिमालय अपवाह तंत्र की बात करें तो हिमालय अपवाह तंत्र की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, जो 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। और उसके बाद में सिंधु नदी जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर। और अपने जो गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। ध्यान रहे, अगर प्रश्न पूछा जाए कि हिमालय अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हिमालय अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ध्यान रहे, हिमालय अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह ब्रह्मपुत्र है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु। और तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। क्योंकि सिंधु नदी भारत में
भारत में केवल अगर बात करें तो 1114 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। बाकी ये चीन और पाकिस्तान में इनका जो क्षेत्र काफी अधिक है। भारत में केवल इसका अपवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर है? 1114 किलोमीटर है। अब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में केवल लगभग 916 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर? 916 किलोमीटर। बाकी जो ये ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में प्रवाहित होती है, एक अपने चीन, उसके बाद में भारत, तीसरा बांग्लादेश। यानी केवल भारत में कितने किलोमीटर बहती है? 916 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और सिंधु नदी 1114 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है। तो ध्यान रहे, हिमालय अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। जबकि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी, राष्ट्रीय नदी, पौराणिक नदी कौन सी है? गंगा। और हिमालय अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाए तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। आज हम सबसे पहले जिक्र करेंगे सिंधु नदी का। किसका जिक्र करेंगे? सिंधु नदी। सिंधु नदी, या इसे इंडस भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? इंडस। ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी। सिंधु नदी की बात करें, सबसे पहले यहां पर जो स्थित है अपने एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के निकट एक हिमनद है जिसका नाम है बोखरचू हिमनद। ध्यान रहे, हिमनद का नाम क्या है? बोखरचू हिमनद। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद से होता है। ध्यान रहे, सिंधु नदी का जो उद्गम बोखरचू हिमनद के निकट से होता है। उसके बाद में ये नदी अपने चीन से होती हुई भारत के यहां लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से प्रवेश करती है। अब इससे पहले सिंधु नदी को, इससे पहले जिक्र कर रहे हैं सिंधु नदी का। सिंधु नदी, ध्यान से सुनिएगा। सिंधु नदी की बात करें, उद्गम मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद से होता है, भारत में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से प्रवेश करती है। तो उससे पहले सिंधु नदी को, ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी को सिंगी खबान या शेरमुख, यानी भारत में प्रवेश करने से पहले सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खबान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, सिंधु नदी का जो उद्गम मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद से होता है और भारत में प्रवेश करने से पहले यह नदी सिंगी खबान या शेरमुख के नाम से जानी जाती है। फिर ये नदी दम लगा के यानी दमचौक, क्या याद रखें? दमचौक याद रखें। दमचौक लद्दाख से ये नदी भारत में प्रवेश करती है। आगे ये गिलगिट से होती हुई चिल्लाती हुई ये कहां प्रवेश करती है? पाकिस्तान में। चिल्लाती हुई याद करें, चिल्लड़ या चिल्लास या चिल्लड़ स्थान से ये अपने पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ध्यान रहे, एक बार पुनः सुने, अपने सिंधु नदी का उद्गम वो मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद से होता है। फिर ये नदी अपने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से एक स्थान है दमचौक स्थान से ये भारत में प्रवेश करती है। फिर ये लद्दाख और आगे गिलगिट से होती हुई आगे चिल्लास, दर्दिस्तान प्रांत के चिल्लास स्थान से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और फिर ये नदी अपना जो जल विसर्जन अंत में कहां कर देती है? अरब सागर में। कहां कर देती है? अरब सागर में। सिंधु नदी अपना जल विसर्जन कहां कर देती है? अरब सागर में।
और यहां पर एक महत्वपूर्ण जो शहर है जिसका नाम है कराची। कराची। अब ध्यान दीजिएगा, तो भारत से पहले सिंगी खबान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर यह सिंधु नदी इस साइड में है लद्दाख, क्या है, लद्दाख श्रेणी, और यहां पर क्या है, जास्कर। यानी सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है, तो लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य से, बीच से होकर गुजरती है। ध्यान रहे, सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। और यह जो नदी एक स्थान पड़ता है बूंजी, ध्यान रहे, बूंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, जो भारत का सबसे लंबा गॉर्ज, भारत का सबसे लंबा गॉर्ज किस स्थान पे, लद्दाख में बूंजी नामक स्थान पर सबसे लंबे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। 5200 मीटर गहरा है भारत का सबसे गहरा गॉर्ज सिंधु नदी बनाती है। और ध्यान रहे किस स्थान पे, बूंजी नामक स्थान पर, और कितने मीटर लंबा है, कितने मीटर गहरा है, 5200 मीटर गहरा। ध्यान रहे, भारत का सबसे जो गहरा गॉर्ज बनाने वाली नदी कौन सी है, सिंधु नदी 5200 मीटर गहरा गॉर्ज है, और कहां बनाती है, बूंजी नामक स्थान पर बनाती है। अब ध्यान दीजिएगा, लद्दाख की राजधानी, लद्दाख की राजधानी लेह, लद्दाख की राजधानी का नाम क्या है, लेह, किस नदी के किनारे स्थित है, ध्यान दीजिएगा, लेह अपने सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लेह जो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यहां अपने सिंधु नदी पर कई सभ्यताएं विकसित हुई है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां आपको एक चीज याद रखनी है कि मोहन को चाहूं, मोहन मतलब श्री कृष्ण भगवान को कौन नहीं चाहता है, सारे ही चाहते हो, तो मोहन को चाहूं, क्या याद रखें, मोहन, मोहन को चाहूं। यानी सिंधु नदी के किनारे स्थित प्रमुख जो सभ्यताएं हैं आपके याद हो जाएगी, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, उसके बाद में को का कोटदीजी, और चाहू का चहुंदड़ो। यानी ये तीनों ही सभ्यता आपने कहां स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। तो सिंधु नदी के किनारे स्थित प्रमुख सभ्यता मोहन को चाहूं, क्या याद रखें, मोहन को चाहूं, यानी मोहनजोदड़ो, उसके बाद में कोटदीजी, उसके बाद में चहुंदड़ो। मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चहुंदड़ो, ये तीनों ही सभ्यता अपने किस नदी पर स्थित है, सिंधु नदी पर स्थित है। ध्यान रहे, सिंधु नदी की अगर हम बात करें, उद्गम बोखर हिमनद से होता है। भारत से पहले सिंगी कबाब या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। दमचौक स्थान से ये भारत में प्रवेश करती है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से प्रवेश करती है। उसके बाद में लद्दाख की राजधानी सिंधु नदी पर स्थित है। बूंजी नामक स्थान पर भारत के सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, 5200 मीटर। कौन सी नदी, सिंधु नदी। चिल्लड़ या चिल्लास स्थान से ये अपने पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और फिर ये कराची के निकट अरब सागर में अपना जल विसर्जन कर देती है। इस नदी पर प्रमुख सभ्यताओं की बात करें तो याद रखें, मोहन को चाहूं, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, को का कोटदीजी, चाहूं का मतलब चहुंदड़ो, ये तीन महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं हैं वो अपने किस नदी पर स्थित है, सिंधु नदी पर स्थित है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, सिंधु की जो सहायक नदियों की अगर हम बात करें, सिंधु की सहायक नदियों की बात करें, सिंधु की सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां, बहुत सारी सिंधु की सहायक नदियों बात करें तो आपने जास्कर सिंधु की सहायक नदी है।
उसके बाद में श्योक सहायक नदी, एक नुब्रा सहायक नदी है, और एक गिलगिट, और एक काबुल। ये सिंधु की प्रमुख क्या है, अपने सहायक नदियां हैं। ध्यान दीजिएगा, श्योक नदी को मृत नदी भी कहा जाता है, मृत्यु नदी। ध्यान दीजिएगा, किस नदी को मृत्यु नदी के नाम से जाना जाता है, तो श्योक नदी को मृत्यु नदी के नाम से भी जाना जाता है। और नुब्रा महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अब ध्यान दीजिएगा, लद्दाख में नुब्रा नदी नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। नुब्रा घाटी जो आपने कहा लद्दाख में। ध्यान दीजिएगा, सिंधु की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो अपने सिंधु की दाएं साइड की प्रमुख जो सहायक नदियों में लद्दाख, जास्कर आ गई, नुब्रा आ गई, श्योक नदी आ गई, गिलगिट आ गई, काबुल, ये प्रमुख क्या है, सिंधु की सहायक नदियां हैं। पंचनद सहायक नदियों के अलावा भी सिंधु की ये प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें जो श्योक नदी है जिसको मृत्यु नदी के नाम से भी जाना जाता है, नुब्रा नदी जो नुब्रा घाटी का निर्माण करती है, कहां पर, लद्दाख में। कहां पर निर्माण करती है, नुब्रा घाटी का निर्माण नुब्रा नदी लद्दाख में करती है। अब ध्यान दीजिएगा, सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसको पंचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचनद। पंचनद में शामिल नदियां कौन सी है, यानी पंचनद में शामिल 5 नदियां कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु की प्रमुख पंचनद सहायक नदियों में सबसे पहले अपने झेलम, झेलम के बाद में चेनाब, झेलम, चेनाब, उसके बाद में ध्यान दीजिएगा रावी, उसके बाद में व्यास, और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा सतलज। ध्यान रहे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से सिंधु की कौन सी पंचनद में शामिल नदी नहीं है। तो ये 5 अपने याद होनी चाहिए। ये झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 प्रमुख पंचनद में शामिल सिंधु की सहायक नदी है। अब ध्यान दीजिएगा, इनका जो प्राचीन नाम भी पूछा जा सकता है कि झेलम का प्राचीन नाम क्या है, विस्तता, विस्तता नदी। उसके बाद में चेनाब का अस्किनी, प्राचीन समय में इसको अस्किनी के नाम से जाना जाता था। रावी पुरुषणी, व्यास का विपासा, और सतलज का शत्रुद्री, और सिंधु का तो अगर पूछा जाए तो इंडस। यानी ये प्राचीन नाम, पंचनद नदियों के प्राचीन नाम क्या है, झेलम, विस्तता। झेलम का नाम क्या है, प्राचीन नाम विस्तता। चेनाब का क्या है, अस्किनी। रावी का क्या है, पुरुषणी। व्यास का विपासा, विपासा मत कर लेना, विपासा बसु, ध्यान दीजिएगा, नाम क्या है, व्यास का विपासा। सतलज का शत्रुद्री। ध्यान रहे, एक बार पुनः सुने, झेलम नदी का प्राचीन नाम विस्तता, चेनाब का अस्किनी, रावी का पुरुषणी, और व्यास का विपासा, और सतलज का शत्रुद्री। ध्यान रहे, ये अपने सिंधु की 5 प्रमुख पंचनद नदियों में शामिल सहायक नदियां हैं। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सिंधु की सहायक नदियों में हम जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले सिंधु, उसके बाद में ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट जो नदी है अपने सिंधु के बाद में झेलम नदी। कौन सी नदी, झेलम नदी। कौन सी, झेलम। उसके बाद में कौन सी है, चेनाब नदी। कौन सी नदी, चेनाब नदी। उसके बाद में याद रखें
रावी नदी, उसके बाद में व्यास, उसके बाद में एक नदी है सतलज। ध्यान रहे, सिंधु और उसकी प्रमुख सहायक नदियां, सिंधु व उसकी प्रमुख सहायक नदियां, ये अपने प्रमुख सिंधु नदी, उसके बाद में झेलम नदी, चेनाब, रावी, व्यास और एक नदी आ रही है सतलज नदी। ध्यान दीजिएगा, ये नदी होगी अपने सिंधु। कौन सी नदी? सिंधु। अब सिंधु की ये 5 सहायक नदियां, झेलम, कौन सी नदी? झेलम, उसके बाद में चेनाब, चेनाब, उसके बाद में रावी, उसके बाद में व्यास, उसके बाद में सतलज। अब ध्यान दीजिएगा, ये पांचों ही पांचों नदियां जो अपने किस स्थान पर सिंधु में मिलती है? मिठनकोट। कहां पर? मिठनकोट। ध्यान रहे, सिंधु की पंचनद नदियां किस स्थान पर अपने सिंधु में मिलती है? तो मिठनकोट स्थान जो अपने पाकिस्तान में पड़ता है वहां आकर मिलती है। और ये झेलम, रावी, व्यास, सतलज ये किस नदी में मिल जाती है? ये अपने चेनाब नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? चेनाब में। तो ध्यान रहे, सिंधु की सबसे लंबी जो सहायक नदी कौन सी है? चेनाब। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब है। कौन सी नदी है? चेनाब सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम जिक्र करेंगे झेलम नदी का। किस नदी का? झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम। झेलम नदी की बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम क्या था? विस्त था। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? विस्त था। इसका जो उद्गम कहां से होता है? शेषनाग झील से। कहां से होता है? शेषनाग झील से होता है। ध्यान रहे, शेषनाग को कोई झेल नहीं सकता है। शेषनाग को कोई झेल नहीं सकता है, यानी शेषनाग झील से किसका उद्गम होता है? झेलम नदी का उद्गम होता है। शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यह जो नदी है वूलर झील, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक जो झील कौन सी है? वूलर झील का पोषण करती है। इनके अलावा जो अपने जम्मू की राजधानी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी का नाम क्या है? श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। इनके अलावा यह नदी भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। भारत पाक के मध्य सीमा बनाती है। सीमा बनाती है, यानी किसका जिक्र कर रहे हैं? झेलम नदी। और यहां पर अपने झांग के निकट, झांग स्थान पाकिस्तान में है, वहां पर आकर ये किस में मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। ध्यान रहे, झेलम जिसका जो प्राचीन नाम विस्तता नदी, उद्गम शेषनाग झील से होता है, यानी शेषनाग को कोई झेल नहीं सकता है। वूलर झील का पोषण करती है। उसके बाद में ध्यान रहे, ये भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है कौन सी नदी? झेलम नदी। उसके बाद में इसकी एक सहायक नदी है किशन गंगा। कौन सी? किशन गंगा। किशन गंगा। सहायक नदी का नाम क्या है?
किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है, सहायक नदी, सहायक नदी, सहायक नदी किशनगंगा। जो आपने ध्यान दीजिएगा इस नदी पर किशनगंगा परियोजना भी है, किशनगंगा परियोजना, किशनगंगा परियोजना किस नदी पर है? किशनगंगा नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में। और इस परियोजना को लेकर अपने भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? विवाद है। इनके अलावा जम्मू कश्मीर पर स्थित प्रमुख परियोजना यानी अपने झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है? ध्यान रहे झेलम नदी पर कौन सी परियोजना संचालित हो रही है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा तुलबुल उरियाई, क्या याद रखें? तुलबुल, तुलबुल परियोजना, उसके बाद में उरी परियोजना, उरी परियोजना। ध्यान दीजिएगा तुलबुल उरियाई, तुलबुल उरियाई, ध्यान दीजिएगा। तो झेलम नदी पर दो महत्वपूर्ण परियोजना है, तुलबुल परियोजना, दूसरी कौन सी है? उरी परियोजना। किस नदी पर है? झेलम नदी पर। ध्यान दीजिएगा झेलम नदी पर कौन सी परियोजना संचालित हो रही है? तुलबुल और उरी परियोजना झेलम नदी पर संचालित हो रही है। उसके बाद में नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा अपने झेलम के बाद में जो प्रमुख सिंधु की सहायक नदी है चेनाब नदी। कौन सी नदी? चेनाब। झेलम के बाद में प्रमुख जो सहायक नदी कौन सी है? चेनाब। और इसका जो प्राचीन नाम क्या था? अस्किनी। ध्यान रहे झेलम नदी का उद्गम, चेनाब नदी का उद्गम, चेनाब नदी का उद्गम कहां से होता है? बरा ला चला दर्रा, जो अपने कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? बरा लाचला दर्रे से होता है, हिमाचल प्रदेश से। यह नदी दो शाखाओं में निकलती है। यह नदी जो चेनाब नदी कितने शाखाओं में निकलती है? दो शाखाओं में। एक अपने चंद्रा, चंद्रा और भागा। ध्यान रहे चेनाब नदी, जब चेनाब नदी का जो उद्गम होता है तब यह दो शाखाओं में निकलती है। ध्यान रहे चेनाब नदी जिसका जो प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी है। इसका उद्गम कहां से होता है? बरा लाचला दर्रा, जो अपने आप में महत्वपूर्ण दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण दर्रा है। उसके बाद में चेनाब नदी दो शाखाओं में निकलती। कितने शाखाओं में निकलती है? दो शाखाओं में चेनाब नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा केलांग के निकट तांडी स्थान पर, ध्यान दीजिएगा चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा केलांग के निकट, केलांग के निकट तो अपने तांडी स्थान है केलांग, हिमाचल प्रदेश। वहां आकर ये नदियां आपस में मिल जाती है। उसके बाद में संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? चेनाब कहा जाता है। ध्यान रहे चेनाब नदी का उद्गम चंद्रा और भागा दो शाखाओं में होता है और हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट जो तांडी स्थान है वहां पर आकर ये मिल जाती है। उसके बाद में इसका नाम क्या है? चेनाब होता है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा यह नदी अपना जल विसर्जन कहां करती है? मिठनकोट में। मिठनकोट, मिठनकोट में यह है सिंधु में मिल जाती है। मिठनकोट में जाकर ये सिंधु नदी में मिल जाती है। अब ध्यान दीजिएगा इस चेनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? चेनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना संचालित हो रही है? तो ध्यान दीजिएगा दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा सलाल, सलाल परियोजना। उसके बाद में बगलियार परियोजना। ध्यान दीजिएगा
जो अपने चेनाब नदी, प्राचीना, मस्किनी, उद्गम बराला, अचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। मीठनकोट के निकट जाकर ये किस में मिल जाती है? सिंधु में मिल जाती है। और ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। ध्यान रहे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब। और उसके बाद में उद्गम 2 शाखाओं में होता है, चंद्रा और भागा। और हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट ये चंद्रा और भागा आपस में मिल जाती है। संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? चेनाब कहते हैं। और चेनाब नदी पर प्रयुक्त परियोजना की बात करें तो दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, बगलिहार जो परियोजना है, जो अपने कहां पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर स्थित है। और उसके बाद में नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अपने नदी है चेनाब के बाद में रावी नदी। कौन सी नदी? रावी। रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वह है परुष्णी। पुरुषनी या परुष्णी नदी जो प्राचीन नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी। अब इस नदी का जो उद्गम है, रावी नदी का उद्गम अपने रोहतांग दर्रे से होता है। रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? रोहतांग दर्रे से होता है। और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यह नदी चंबा घाटी से होकर बहती है। चंबा घाटी से बहती है। ध्यान दीजिएगा, एक चुंबी घाटी है, वह अपने कहां स्थित है? सिक्किम में। चुंबी घाटी कहां है? सिक्किम में है, ध्यान रहे। चंबा घाटी कहां है? हिमाचल प्रदेश में। चंबा घाटी कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। चंबा घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? रावी नदी। एक ध्यान दें कि अपने जो झेलम नदी है, कौन सी नदी? झेलम नदी। झेलम नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो झेलम नदी की बात करें तो कश्मीर घाटी से होकर, कश्मीर घाटी से। यानी झेलम नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो ध्यान दीजिएगा, कश्मीर घाटी से होकर बहती है। और अपने जो रावी नदी है वो चंबा घाटी से होकर बहती है। और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, सराय सिंधु के निकट यह चेनाब में मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, रावी नदी, पुरुषनी इसका जो प्राचीन नाम, उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। कहां से? रोहतांग दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। वहां से इसका उद्गम होता है, चंबा घाटी से होकर बहती है और सराय सिंधु के निकट यह चेनाब नदी में मिल जाती है। और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, चमेरा परियोजना जो है किस नदी पर है? इसी रावी नदी पर स्थित है। चमेरा परियोजना किस नदी पर संचालित हो रही है? रावी नदी पर। और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, एक थीन बांध बना हुआ है। थीन बांध किस नदी पर है? तो ध्यान दीजिएगा, थीन बांध रावी नदी पर है। थीन बांध किस नदी पर बना हुआ है? रावी नदी पर बना हुआ है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान दीजिएगा, जो अपने रावी नदी के किनारे लाहौर, जो अपने कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में एक हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता
किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। तो लाहौर और हड़प्पा जो सभ्यता है किस नदी के किनारे स्थित है? अपने रावी नदी के किनारे स्थित है। एक प्राचीन समय में युद्ध लड़ा गया था, 10 राज युद्ध। ध्यान दीजिएगा, 10 राज जो युद्ध है वो अपने किस नदी पर लड़ा गया था? ध्यान दीजिएगा, 10 राज जो युद्ध है, 10 राज युद्ध जो अपने रावी नदी, 10 राज युद्ध जो अपने रावी नदी पर लड़ा गया था। 10 राज युद्ध है जो किस नदी पर लड़ा गया था? रावी नदी पर लड़ा गया था, जो काफी इतिहास में संबंधित अपने प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी नदी, उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है और ये चंबा घाटी से होकर बहती है, सराय संधू के निकट ये चेनाब में मिल जाती है। चमेरा परियोजना रावी नदी पर है। थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर बना हुआ है। लाहौर हड़प्पा सभ्यता जो शहर है, लाहौर जो शहर पाकिस्तान का शहर है जो अपने रावी नदी पे है। हड़प्पा जो सभ्यता है वो भी रावी नदी के किनारे पर है। 10 राज युद्ध है जो अपने रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट महत्वपूर्ण नदी अपने व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी। व्यास नदी, इसका जो प्राचीन नाम अपने विपाशा, प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। ध्यान दीजिएगा, उद्गम, इसके उद्गम की अगर हम बात करें, रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से। कहां से? व्यास कुंड से अपने व्यास नदी का उद्गम होता है। रोहतांग दर्रा उसी के निकट स्थित है अपने व्यास कुंड, वहां से अपने इस व्यास नदी का उद्गम होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यह नदी हरि के बैराज, यह नदी हरि के बैराज, हरि के बैराज नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। सतलज में मिल जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम कहां से होता है? भारत से ही होता है और अपना जल विसर्जन भी कहां होता है? भारत में ही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये व्यास नदी है, कौन सी नदी? व्यास नदी। अब उद्गम इसका कहां से हुआ है? व्यास कुंड से। कहां से हुआ है? व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है। एक नदी आ रही है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी में ये अपने हरि के बैराज के निकट, हरि के बैराज के निकट ये किसमें मिल जाती है? अपने हरि के बैराज पंजाब में आकर ये किसमें मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां इस हरि के बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है, जो अपने कहां से निकाली गई है? व्यास और सतलज नदियों के संगम पर बनाया गया हरि के बैराज बांध से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। ध्यान रहे, भारत की सबसे जो प्राचीन नहर है वो है गंग नहर। कौन सी नहर है? गंग नहर भारत की सबसे प्राचीन नहर है। और भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर हरि के बैराज से निकाली गई है। और किन दो नदियों का जल आता है? सतलज और व्यास नदियों का जल आता है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यह नदी कुल्लू घाटी से होकर बहती है। कुल्लू घाटी से होकर बहती है। तो ध्यान रहे, जो व्यास नदी है
इसको प्राचीन में समय में विपाशा कहा जाता था। और उद्गम अपने व्यास कुंड से रोहतांग दर्रे के निकट हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और हरि के बैराज नामक स्थान पर यह कहाँ किसमें मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है और कुल्लू घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये नदी जो अपने सतलज में आके मिलती है, इनके अलावा व्यास नदी की बात करें तो अपने पौंग बांध, कौन सा बांध? पौंग बांध। ध्यान दीजिएगा, पौंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? व्यास नदी पर। पौंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? व्यास नदी पर बना हुआ है। कौन सा बांध? पौंग बांध है जो व्यास नदी के पर बना हुआ है। कौन सा बांध? पौंग बांध व्यास नदी पर। थीन बांध रावी नदी पर बना हुआ है। पौंग बांध व्यास नदी, थीन बांध अपने रावी नदी के किनारे, रावी नदी पर बना हुआ थीन बांध। और अपने पौंग बांध कहाँ किस नदी पर बना हुआ है? व्यास नदी पर बना हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज, बहुत इंपॉर्टेंट, सतलज। सतलज नदी। सतलज नदी की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, प्राचीन समय में इसे सतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था। अब ध्यान दीजिएगा, इसका उद्गम, उद्गम की बात करें तो जो इसका उद्गम होता है राकस ताल से, राकस ताल झील से इसका उद्गम होता है। ध्यान दीजिएगा, इस नदी का जो उद्गम अपने कहां से होता है? राकसताल झील, राकसताल झील से इसका उद्गम होता है। फिर ये नदी अपने भारत के एक दर्रा है, सिप किला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिप किला दर्रा, जो अपने कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सिप किला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने से पहले इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रवेश करने से पहले इस नदी को लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन खबाब, लॉन्ग चेन खबाब के नाम से जाना जाता था। ध्यान रहे, कौन सी नदी? सतलज नदी का उद्गम राक्षसताल झील से होता है और भारत में प्रवेश करने से पहले इसे लॉन्ग चेन खबाब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लॉन्ग चेन खबाब के नाम से जाना जाता है। और भारत के किस दर्रे से ये प्रवेश करती है? तो सिप किला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, ये आगे बहती हुई हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती हुई आगे ये किस में मिल जाती है? चेनाब नदी में मिल जाती है। किस नदी में? चेनाब नदी में मिल जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, इस नदी पर अपने एक बांध बना हुआ है, भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध जो अपने कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और एक भाखड़ा नागल बांध, दूसरा बांध है नागल बांध जो रोपड़ पंजाब में है। और उसके बाद में एक हरि के बैराज, हरि के बैराज, हरि के बैराज बांध जो ध्यान दीजिएगा सतलज और यहां से आने वाली कौन सी नदी? व्यास नदी पर। सतलज और व्यास नदियों के संगम पर कौन सा बांध बना हुआ है? हरि के बैराज बांध बना हुआ है। और यहां से एक नहर निकाली गई जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। ध्यान दीजिएगा, गोविंद सागर, इसके पीछे जो एक जलाशय है भाखड़ा बांध के पीछे, गोविंद सागर जलाशय बना हुआ है इसी नदी पर। ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी? सतलज नदी। उद्गम राक्षसताल झील से होता है। भारत में प्रवेश करने से पहले इसे लॉन्ग चेन खबाब के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में भारत में यह सिप किला दर्रे से प्रवेश करती है और उसके बाद हिमाचल पंजाब से होती हुई पाकिस्तान में जाकर ये चेनाब नदी में मिल जाती है। भाखड़ा बांध और नागल बांध, हरि के बैराज बांध
अपने इसी सतलज नदी पर क्या है, बने हुए हैं। और इंदिरा गांधी नहर सतलज और व्यास नदियों के का संगम पर बना हुआ हरि के बैराज बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो अपने ध्यान दीजिएगा भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर है। सतलज का जो अपने प्राचीन नाम क्या था, शत्रुदी नदी। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट अपने सिंधु नदी का जो विवाद, सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता। ध्यान दीजिएगा सिंधु नदी जल समझौता विश्व बैंक के प्रयास से, विश्व बैंक के प्रयास से हुआ और किसके बीच में, भारत व पाकिस्तान के बीच में, भारत व किसके बीच में हुआ, पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ। और ये सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में। कब हुआ था, 1960 में। इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे पाकिस्तान की ओर से अयूब खान ने, किसने, अयूब खान ने। और भारत की ओर से जो समझौता पर हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा सिंधु जल समझौता यानी सिंधु नदी के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद था, इस विवाद को दूर करने के लिए विश्व बैंक के प्रयास से 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान की ओर से अयूब खान ने उस समझौते पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। अब ध्यान दीजिएगा ये नदियां हैं जो क्रम इनका याद रखें। एक सबसे पहले सिंधु नदी, कौन सी नदी, सिंधु, उसके बाद में झेलम, सिंधु, झेलम और उसके बाद में चेनाब। इन तीन नदियों का 80%, ऊपरी जो तीन नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीन नदियों का 80% जल का उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। केवल 20% जल का उपयोग कौन करेगा, भारत करेगा। कौन करेगा, भारत। फिर तीन नीचे वाली और नदियां हैं रावी, कौन सी नदियां, तीन ये नदियां हैं जो अपने रावी नदी, कौन सी नदी, रावी, उसके बाद में व्यास, उसके बाद में सतलज। ये तीन नदियां रावी, व्यास, सतलज, इन तीन नदियों का 80% जल कौन उपयोग करेगा, भारत उपयोग करेगा। और 20% जल का उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा, पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। सिंधु, झेलम, चेनाब, इन तीन नदियों का 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा, 20% भारत। और नीचे वाली जो तीन नदियां रावी, व्यास, सतलज, इन तीन नदियों का जल की बात करें तो 80% भारत उपयोग करेगा, 20% कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा सिंधु और उसकी सहायक नदियां के जो बीच का, जो दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र है वह क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। सिंधु और उनकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन से दोआब का निर्माण करती है, उनका भी यहां पर हम जिक्र कर देते हैं। सबसे पहले नदी कौन सी है, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु। और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा कौन सी नदी है, झेलम नदी। कौन सी नदी, झेलम। सिंधु, झेलम। उसके बाद में चेनाब। उसके बाद में याद रखें रावी। कौन सी नदी, रावी नदी। उसके बाद में ध्यान याद रखें व्यास। उसके बाद में सतलज। कौन सी नदी, सतलज। ध्यान दीजिएगा
बिस्त दोआब, फिर याद रखें बारी दोआब, रेचना दोआब, चज दोआब, सिंधु सागर, सिंधु सागर दोआब। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ये 6 नदियां सिंधु और झेलम, इन 2 नदियों के जो बीच का जो ये क्षेत्र क्या कहलाता है? सिंधु सागर दोआब कहलाता है, सिंधु सागर दोआब कहलाता है। और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, झेलम और चेनाब, इन 2 नदियों के जो बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? अपने चज दोआब क्या कहलाता है? चज दोआब कहलाता है। और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यहां अपने चेनाब और रावी, चेनाब और रावी, इन 2 नदियों के जो बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? रेचना दोआब कहलाता है। क्या कहलाता है? रेचना दोआब कहलाता है। चज दोआब, रेचना दोआब, यानी चेनाब और रावी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? रेचना दोआब। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, ये अपने रावी और व्यास, इन 2 नदियों के जो बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? बारी दोआब। क्या कहलाता है? बारी दोआब कहलाता है। उसके बाद में व्यास और सतलज, इन 2 नदियों के जो बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? बिस्त दोआब कहलाता है। ध्यान रहे, सतलज और व्यास, बिस्त दोआब, सतलज और व्यास, इन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? बिस्त दोआब। व्यास और रावी, इन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? बारी दोआब, यानी व और रा, यानी ब और र, यानी र, बारी दोआब। फिर ध्यान दीजिएगा, रेचना दोआब, रे का र यहां पर रावी से, च का आगे च आ गया, तो यानी रावी और चेनाब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? रेचना दोआब। फिर ये च और झ को ज बोलते हैं, तो चज दोआब। क्या है? चज दोआब। क्या याद रखें? चज दोआब। क्या याद रखें? चज दोआब, याद रखें, चज दोआब, चज दोआब, यानी चेनाब और झेलम 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? चज दोआब। फिर झेलम और सिंधु 2 नदियों का बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? सिंधु सागर दोआब कहलाता है। आगे नेक्स्ट चर्चा अगली क्लास में हम करेंगे। धन्यवाद।